कि यार भाई साहब ये चर्चिल कौन आ गया। मुद्दा चल रहा था मोदी जी का, मोदी जी के मुद्दे में चर्चिल की एंट्री कहां से हो गई? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, आपके सामने जो ट्वीट्स दिख रहे हैं ये तमाम देशवासियों के वो ट्वीट्स का एग्जांपल है कि बीबीसी, अगर तुम इतना ही लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हो तो हम तुम्हें ओपन चैलेंज देते हैं, हिम्मत हो तो चर्चिल के ऊपर वेब सीरीज बनाओ। अब आपके दिमाग में अचानक सवाल आएगा, ये लोग चर्चिल अचानक चर्चा में क्यों ले आए? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, असल में चर्चिल ब्रिटेन में एक बहुचर्चित नेता हैं। अब ये कौन है? अब तो नहीं है। इनकी चर्चा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चर्चिल के नाम से ब्रिटेन में एक पुरस्कार दिया जाता है अच्छे लीडरों को। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, बोरिस जॉनसन की जब सरकार हुआ करती थी तो उस समय पर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रधानमंत्री को, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को यही पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? विंस्टन चर्चिल पुरस्कार। यानी चर्चिल इनके नेतृत्व में, इनके यहां पर बड़े आदमी हैं। तो भाई उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री करने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि ये हत्यारा है। कितने लोगों का हत्यारा है? 40 लाख भारतीयों का हत्यारा है विंस्टन चर्चिल। भारतीय डिमांड करते हैं कि अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तुम्हारे नेता के बारे में डॉक्यूमेंट्री करने की, तो उस हत्यारे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री करो जिसने 40 लाख भारतीयों को मौत के गले लगा दिया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसा क्या कर दिया था इसने? 40 लाख भारतीय कैसे मार दिए थे? कौन था? कब था? हमें भी बताओ। अब बताते हैं आपको। साथियों, ये व्यक्ति ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री है और ये व्यक्ति वो है जो 1943 में बंगाल में पड़ी भीषण भूखमरी का, भीषण जो भूख से मारे गए लोग थे, उसका जिम्मेदार है। आप पूछेंगे इसके पीछे इसकी जिम्मेदारी तय कैसे कर सकते हो? सारे तथ्य मैं आपको दूंगा और साथियों ये भी बताऊंगा किस प्रकार से उस समय मुस्लिम लीग के द्वारा अपने स्वार्थी रवैये के चलते अपने आप को एक नया देश दिलवाने के लिए इनकी चाटुकारिता करते हुए 40 लाख लोगों की जान दिलवाने में ब्रिटेन मुस्लिम लीग के द्वारा इस चर्चिल का सहयोग दिया गया था। आइए अब चर्चिल की कहानी आपको बताते हैं। तो विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था और ये उसी पार्टी से हुआ करता था जिस पार्टी से आज ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, यानी ये कंजर्वेटिव पार्टी का नेता हुआ करता था। अब क्या है, आइए आपको चर्चा करके बताते हैं। ठीक है, आपकी चर्चा तो हमने कर ली बीबीसी वालों, अब तुम्हें ओपन चैलेंज हम देते हैं, चर्चा करनी है चर्चिल की करके दिखा देना। हम मानते हैं हमारी न्यायपालिका ने, हमारे लोकतंत्र ने, हमारे जनता ने जो भी निर्णय लेना है वो लेकर रहेंगे, क्योंकि आपके कहने से हमारे देश के अंदर फैसले नहीं होते। हमने खुद ने फैसले करने के लिए न्यायपालिका को दे रखा है, मुद्दा हो जाएगा जो फैसला होना है। अब तुमको हम इसी बात पर थोड़ा लोकतांत्रिक पाठ पढ़ा देते हैं। आओ थोड़ा मौका बराबरी का देते हैं। बेटा 1940 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन के एक अंदर प्रधानमंत्री हुए जिसका जन्म 30 नवंबर को हुआ था 1874 में, जिसका नाम विंस्टन चर्चिल था। और यह व्यक्ति उस समय प्रधानमंत्री था जिस समय भारत के अंदर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इसके नेतृत्व में जब विश्व युद्ध लड़ रहा था ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों का लीडरशिप कर रहा था अपने आप को, जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़वा रहा था ब्रिटेन को, उस समय भारतीय सेना भी युद्ध लड़ने के लिए गई थी। लेकिन उस दौरान इस व्यक्ति ने भारत के लोगों के हिस्से का अनाज युद्ध लड़ रही सेना को भेज दिया था। और जब इसको यह बात याद दिलाई गई कि यह भोजन भारतीय नागरिकों की भुखमरी का कारण बन सकता है, बड़ी मात्रा में लोग भूखे मर जाएंगे, तो इसने कहा कि मुझे भारतीय लोगों से 1% दिलचस्पी नहीं है, उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, ये जानवर हैं और जानवर की तरह ही ये संतानें पैदा करते हैं। इसने आरोप लगाया था भारत के ऊपर और कहा था कि मुझे भारतीयों के प्रति 1% भी अपनी तरफ से सहानुभूति नहीं है, क्योंकि ये खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, जानवरों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं इसीलिए मरेंगे, मैं इनकी मौत के लिए अपने सैनिकों को कुर्बानी नहीं दे सकता, इनके हिस्से का खाना युद्ध में भेज दो। ये था चर्चिल साथी। अकाल के दौरान भूखे मरे 40 लाख लोग इस व्यक्ति के कारण, क्योंकि उनके हिस्से का पूरा की पूरा भोजन ये अपने सैनिकों के लिए ले गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की तस्वीरें छाप दे। क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल के अंदर सरकार हुआ करती थी मुस्लिम लीग की। उस समय बंगाल संयुक्त बंगाल हुआ करता था और संयुक्त बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग का शासन था और मुस्लिम लीग उस समय चाटुकारिता करने में लगी थी ब्रिटिशर्स का। कि क्यों? क्योंकि अगर देश विभाजन होगा युद्ध के बाद तो हमें एक अलग राष्ट्र मिलेगा। हालांकि उनके बद्दुआएं ऐसी लगी कि उन्हें आज वो देश भी उनको नहीं मिला, बांग्लादेश भी सेपरेट देश बनकर बैठ गया। यही संयुक्त बंगाल हुआ करता था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से मुस्लिम लीग ने मांगा था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस विंस्टन चर्चिल के द्वारा की गई हरकतें हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भूख के कारण साथियों हालात जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको जो आज तक इतिहास में नहीं पढ़ाया गया उस तथ्य को आप अगर जानेंगे ना तो एक बार के लिए आपको मानवता से विश्वास उठ जाएगा, आपके अंदर खून खौल उठेगा। साथियों हालात ऐसे हुआ करते थे भूख के कारण कि जो संयुक्त बंगाल था, जिसको आज पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल के नाम से आप जानते हैं, भूख के कारण मरने वालों की संख्या इतनी होती थी कि ढाका और कलकत्ता की सड़कों पर मानव कंकाल बिखरे रहा करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ट्रकों में मानव कंकालों को भरकर शहर के बाहर कहीं किसी और कोने में फेंकने का टेंडर जारी किया था कि ये मानव कंकाल देखे नहीं जाते, इन्हें ट्रक में भरो और फेंक दो। आपके दिमाग में सवाल आएगा उस समय भारतीय कांग्रेस क्या कर रही थी? साथियों उस समय की कांग्रेस में भारत के अंदर महात्मा गांधी जी 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था, नेहरू जी को भी जेल में डाल दिया गया था, नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन एक भी नेता उस समय यह मांग नहीं कर रहा था कि जो भुखमरी से लोग मर रहे हैं उनके लिए कुछ करो, बल्कि ये सब नेता बैठ करके जर्मनी से युद्ध करने के लिए ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। इन्हें डर था कि जर्मनी के लिए अगर ब्रिटेन को कमजोर कर दिया तो संभव है कि भारत में जापान घुसाएगा। यह बात सुभाष चंद्र बोस को 1% पसंद नहीं आई साथियों, और उन्होंने इसी के चलते हुए यहां से निकलकर दुनिया की यात्रा की थी। यह बहुत तगड़ा विषय है। विंस्टन चर्चिल के बारे में कभी चर्चा होगी, आप खुद से कभी इस बारे में खोजकर पढ़ेंगे तो आपको अचानक लगेगा कि यार कुछ और ही था उस समय। देश के अंदर उस समय वायसराय लिनलिथगो हुआ करते थे। विंस्टन चर्चिल को लिनलिथगो ने आगाह किया था कि अगर आप लोगों ने इनका अनाज कहीं और भेज दिया तो एक बहुत बड़ा अनाज संकट अगले 3 महीने में आ जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने कहा नहीं, मैं नहीं सुनता इस बात को, और इस बात को सुनकर जब उसने जो शब्द बोले ना, आप खुद पढ़कर देखिए। यहां पर इसने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों से नफरत करता हूं, भारत के लोग जानवरों जैसे हैं, उनका धर्म भी जानवरों जैसा है, यह अकाल भारत के लोगों की गलती है क्योंकि वो खरगोश की रफ्तार में बच्चे पैदा करते हैं। और इस चर्चिल ने भारत के हिस्से का 400 किलोग्राम गेहूं
लगभग यहां पर आप देखिए 400 करोड़ किलोग्राम गेहूं, आटा, 140 करोड़ किलोग्राम चीनी, 160 करोड़ किलोग्राम मीट, 4,09,000 जिंदा जानवर, 32 करोड़ किलोग्राम मछलियां, 13 करोड़ किलोग्राम चावल, 20 करोड़ किलोग्राम चाय पत्ती, 41 लाख लीटर शराब जमा करके रख ली थी और भारतीयों के हिस्से का अनाज उस युद्ध में भेज दिया था जो कि इनके वर्चस्व के लिए लड़ा जा रहा था। ये किस प्रकार के मानव थे जो अपने आप को मानव कहते हुए गर्वान्वित फील करते थे? ये था विंस्टन चर्चिल। बीबीसी, ये तुम्हारे ही देश से है, हमें इस बात पर आपत्ति नहीं है कि तुमने क्या कहा, लेकिन अगर हिम्मत है तो इस पर बनाइए डॉक्यूमेंट्री, बताइए कि ये व्यक्ति भारत के लिए क्या विचार रखता था। इसके विचार, ये शब्द जो है ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखे हुए हैं। भारत में जब बंगाल के अंदर लोग भूख से मर रहे थे, ब्रिटेन के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे, हाथ में महंगी शराब के ग्लास लेकर भारत की गरीबी पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भारत के बड़े नेता इस चर्चा को अंग्रेज सरकार को कभी दोषी नहीं दिया। किसी भी इतिहास की किताब में उस भीषण भुखमरी के लिए कभी भी ब्रिटिश सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया। क्यों नहीं ठहराया गया? मैंने जैसा आपसे कहा, उस समय संयुक्त बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार हुआ करती थी। राजनेता अपने मकसद पर लगा था। मुस्लिम लीग के राजनेता जिन्ना के नेतृत्व के अंदर अपने स्वतंत्र राष्ट्र की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनके लोग मर रहे थे, लेकिन किसी को किसी से सिंपैथी नहीं थी। जैसी करनी वैसी भरनी, तभी तो बंगाल का विभाजन हुआ होगा, तभी तो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के ऊपर बंगालियों को विश्वास उठा होगा, तभी तो 1971 के अंदर टुकड़े हुए होंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसी को चर्चिल का सीक्रेट वॉर कहा जाता है। जितने लोग विश्व युद्ध में नहीं मरे साथियों, उससे ज्यादा लोग भूख से बंगाल के अंदर मरे थे। और उस समय कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इतिहास जवाब कांग्रेस के नेताओं से भी मांगेगा कि जिस समय आप जेल में बंद थे, गांधी जी आप अनशन कर रहे थे और उस अनशन के दौरान जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे, आप सवाल ये नहीं कर रहे थे कि भाई भूख से जो लोग मर रहे हैं उनके लिए अंग्रेज सरकार आप कुछ क्यों नहीं करते। आप कह रहे थे कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। विभाजन से बड़ी विभीषिका, विभाजन के अंदर 10 से 20 लाख लोग मारे जाना डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन उससे ज्यादा 40 लाख लोग भूख से बंगाल के अंदर मारे गए, ऐसा भी डॉक्यूमेंटेड है। गांधी जी ने 21 दिन की भूख हड़ताल की थी, लेकिन उसका उद्देश्य बंगाल विभाजन को रोकना था, ना कि विभीषिका के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराना। यह सवाल इतिहास आपसे बार-बार पूछेगा और आज के इतिहास में चूंकि ये पंक्तियां मिसिंग है, केवल हम जब पढ़ते हैं, अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक पंक्ति लिखी जाती है जिसमें यह बताया जाता है भारत में भीषण अकाल इस साल हुआ, उसमें इतने लाख लोग मरे। अरे आजकल के विद्यार्थियों को जिस प्रकार की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, उस हिस्ट्री के अंदर अकाल के नाम पर केवल फैक्ट और फिगर याद करवाया जाता है, कारण नहीं पढ़ाए जाते। जनाब, आप उठाकर देख लीजिए कोई सी भी किताब, चाहे विपिन चंद्रा हो, चाहे कोई और लिखा हुआ किताब लेखक हो, उठाकर पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा केवल इतना ही। उस दिन विभीषिका इस कारण से हुई थी, भयंकर अकाल पड़ा था, पानी की समस्या थी, विश्व युद्ध एक कारण था, इसके कारण इतने लोग मरे। कितने ही निर्दय, कितने ही असहानुभूतिपूर्ण तरीके से हम आज के इतिहास के अंदर अपने पूर्वजों की चर्चा करते हैं। यह दर्शाता है कि हम लोग शायद बहुत कच्ची मेमोरी के लोग हैं। लेकिन कोई नहीं जी, मीडिया है तो जब आप जैसी करोगे वैसी भरोगे। अगर आपने डिवाइड एंड रूल करने की कहानी शुरू की है, आपको लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम लड़ाकर देश के अंदर अशांति फैलाओगे, तो भारत का युवा जाग चुका है। बीबीसी वो चर्चा करता है आपसे, हिम्मत है तो चर्चिल को लेकर आओ, हम तो अपना मुद्दा निमेट लेंगे। हमें पता है कि कौन सही है कौन गलत है, और नहीं भी पता है, हमारा अपना मामला है भाई। तुम इस मुद्दे को लेकर के ये दिखाना चाहते हो कि हमारे देश के अंदर क्या होता है, हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, 200 साल का इतिहास तुम्हें याद दिलाते हैं। अरे छोड़ो, 75 साल का इतिहास तुम्हें पुराना याद दिलाते हैं। नेताजी को थी इस बात की चिंता। सुभाष चंद्र बोस उस समय जो कार्य किया अपने बंगालियों के लिए, वो आज क्यों बंगाल के अंदर सुभाष चंद्र बोस को आज भी इतना पूजा जाता है? बड़ा कारण है साथियों, सुभाष चंद्र बोस को इस बात की बेहद जबरदस्त चिंता थी। उन्होंने कहा कि यह भुखमरी बहुत जबरदस्त है, यदि यह दुनिया में फैल गई तो इसकी वजह से बहुत मुसीबत हो जाएगी। दुनिया के कई देशों ने मदद की गुहार लगाई। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि मैं मदद नहीं लूंगा, मुझे भारतीयों से नफरत है। इस आधार पर विंस्टन चर्चिल ने भारत के लिए मदद नहीं ली। इस आधार पर साथियों 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने बंगाल के लोगों की मदद के लिए अंग्रेज सरकार को प्रस्ताव भेजा और कहा कि 1 लाख टन चावल अलग अलग जहाजों में भरकर भारत भेजा जा सकता है, जिससे लगभग 3 महीने के लिए कम से कम 16 लाख लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। विंस्टन चर्चिल ने साफ इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कूटनीतिक प्रयासों से जापान की सरकार को इस बात तक के लिए मनवा लिया था कि जापान सरकार ने कहा था कि आपके लोग मर रहे हैं, आपके मरते लोगों को अगर अनाज भरकर हम जहाज में भेजेंगे, चावल भेजेंगे, तो हम उस पर आक्रमण भी नहीं करेंगे। आपके जहाज से ले जाइए अनाज, वहां पर अपने लोगों को खिलाइए जो मर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल ने भोजन तक नहीं पहुंचने दिया और केवल बैठकर चर्चिल राजनीति खेलता रहा। चर्चिल उस समय भारत को इस तरह बचा रहा था कि कहीं जापान हमारे पास ना आ जाए, भारत पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि उसको सोने की चिड़िया को मारकर जो खाना था। बर्मा के अंदर जो अनाज के गोदाम थे उनको खत्म करवा दिया गया, कहीं जापान बर्मा आकर के भारत तक ना पहुंच जाए। ये तो अमेरिका ने जापान के ऊपर बम डाल दिया था, जिसके चलते जापान खुद ही पीछे हो गया था। चर्चिल ने तो पूरी तैयारियां कर रखी थी कि जापान अगर यहां आए तो उसे कोई संसाधन ना मिले, भले ही बंगाल के बॉर्डर के माध्यम से भूखा मरने के लिए लोगों को भी छोड़ दिया जाए। खैर, इसका परिणाम जो निकला वो सब जानते हैं। इस वजह से भारतीय सैनिकों में रोष उत्पन्न हुआ, जो ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध के अंदर लड़ने गए थे जर्मनी से। असंतोष उत्पन्न हुए सैनिकों ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। दुख तो तब हुआ जब युद्ध जीतने के लिए तो भारतीय सेना ने उनका मदद किया था, लेकिन आजाद हिंद फौज के ही 3 सिपाहियों को लाल किले के अंदर सजा सुनाने के लिए लाया गया। इसके ऊपर आजाद हिंद फौज ने, भारतीय नौसेना ने विद्रोह कर दिया और म्यूटिनी हुई। और भारतीय नौसेना के द्वारा जो की गई, जिसे आप म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, नेवल म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, रॉयल नेवी पर हुई म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, उस चीज से ब्रिटिशर्स के पैर उखड़ गए। उन्हें लगा कि अब भारतीय सेना भी समझ चुकी है कि किस प्रकार से हम अपने ही लोगों के खून से पनपी फसल को खाकर इस देश के लिए अंग्रेजों की सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद वो दिन दूर नहीं था, देश के अंदर हुई इस म्यूटिनी ने वो ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकने का कार्य किया, जिससे ब्रिटिशर्स के पैर उखड़ गए और वो यहां से जाने के लिए मजबूर हुए। कहानी बहुत लंबी हो चुकी है साथियों, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर ऋषि सुनक का भी स्टैंड जल्दी से बता देता हूं, फिर हम खत्म करेंगे सेशन को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन हो चुका है। ऋषि सुनक ने अब इस मुद्दे पर क्या कहा, अब वो जान लीजिए। ऋषि सुनक से, प्रधानमंत्री से, वहां की संसद के अंदर एक सांसद है जिनका नाम है इमरान हुसैन, पाकिस्तानी मूल के हैं सांसद जो ब्रिटेन के अंदर है। उन्होंने ऋषि सुनक से इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहिए। उनके द्वारा सवाल पूछा गया।
इसने केवल ये कहा, मैं इसके बारे में बता देता हूं कि लास्ट टाइम बीबीसी ने कुछ ऐसा किया है, आपकी सरकार उस पर क्या सोचती है। तो इन्होंने केवल यही कहा कि हम किसी भी प्रकार के चरित्र पर टिप्पणी के खंडन करते हैं, हम किसी की चरित्र टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऋषि सुनक ये कहकर के अपना जवाब देकर के निकल लिए, ठीक है ना। खैर, अब मैं आपको केवल ये बता देता हूं कि ऋषि सुनक असल में भारत का बचाव नहीं कर रहे थे। उनको चर्चा थी देश के अंदर, दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके भारत की। चिंता थी कि अगर भारत इस बात पर बिखर गया कि क्या हुआ, तो संभव है कि इनको गरीबी से निपटाने के लिए, जो भारत गरीबी से बचाने के लिए इनके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है, कहीं भारत उससे पीछे ना हट जाए। जनवरी 16 को यूके ने कहा है कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। आपको याद होना चाहिए इनके गृह मंत्री के द्वारा भारत विरोधी बयान दिया गया था, जिसकी वजह से उसे अपने पद को छोड़ना पड़ा था। यानी कि ब्रिटिशर्स ये बात तो जानते हैं कि भारत के खिलाफ बयान देने का नतीजा क्या निकलता है। सर, बीबीसी के खिलाफ सरकार कुछ काय नहीं कर देती है। बोले क्यों? जैसे चाइना ने कर रखा है कि सर चाइना बीबीसी को अपने यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश नहीं करने देता। देखिए, चाइना को आप बीबीसी के लिए बदनाम भले कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बीबीसी को बैन करने से पहले चाइना के न्यूज़ चैनल को ब्रिटेन ने अपने यहाँ बैन किया था। वो तो बदले की कार्रवाई के चलते बैन किया गया था। तो इस आधार पर चाइना वर्सेस बीबीसी ना करें। लोकतंत्र में खबरें प्रकाशित होने का अधिकार है, खबरें प्रकाशित करो ना आराम से यार, खबरें पढ़ना चाहते हैं हम, लेकिन किसी बायस्ड एजेंडा या प्रोपेगेंडा के साथ ना करें। देशवासियों को इससे दुख होता है। हम अपने मुद्दे निपट लेंगे भाई, तुम लोग हमको जाकर के सर्टिफिकेट मत बांटो। बस दुख इस बात का है, तुमने ऐसे ही हमारे देश के बहुत से मसलों के ऊपर केवल ये जो टिप्पणी की है ना, तुमको 5 साल के लिए जंगल में बैन कर दिया गया था। कश्मीर की रिपोर्टिंग में तुमको इसलिए कहा गया था कि तुम एक पक्ष दिखाकर केवल व्यूअरशिप के लिए काम मत करो भाई। इंडिया ने कहा है कि तुम जो काम करते हो ये प्रोपेगेंडा है, और इसके पीछे का कारण है क्योंकि तुम्हें चाहिए फुटेज। देखो, मैं एक बात बताता हूं, कोई भी न्यूज़ चैनल हो वो काम इस बात पर करता है कि उसको व्यूअर कितना मिला। व्यूअर के लिए आप इस बात से देख सकते हैं कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के तुरंत आने के बाद देखिए बीबीसी की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। हर तरफ बीबीसी बीबीसी हो गया। आप इधर देखिए, रॉयटर्स बीबीसी लिख रहा है, कतर के अंदर अल जजीरा बीबीसी लिख रहा है, टर्की का टीआरटी वर्ल्ड बीबीसी लिख रहा है, गार्जियन बीबीसी लिख रहा है कि बीबीसी ने। आप सोचो, एक न्यूज़ चैनल दूसरे न्यूज़ चैनल का नाम लिख रहा है, आप इससे तो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर आ गए। क्यों साहब? बीबीसी की ऐसी हालत क्या हो गई कि ये अपने आप को इतना हिट करवाने में निकली है? इसके पीछे कारण है। आप खबर उठाकर देखिए 29 सितंबर 2022 की, बीबीसी ने 382 लोगों की जॉब निकाल दिया था। बीबीसी ने लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, पैसा खत्म हो गया था। आप हाल ही में देख सकते हैं 16 जनवरी की खबर है, यूके गवर्नमेंट ने बीबीसी की फंडिंग कम कर दी कि हाँ, तुमसे पैसा कमाया नहीं जा रहा है। इनको लगा कि पैसा कमाना है तो कुछ प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, प्रोपेगेंडा कर दिया। और आप देख सकते हैं बीबीसी इस समय यूके गवर्नमेंट से मांग रही है कि हमें दुनिया भर के अंदर सेवा करने के लिए थोड़ा फंडिंग दे दीजिए। 19 जनवरी 2023 की खबर है। मतलब समझते हैं इस बात का? पत्रकारिता है, ठीक बात है, लेकिन इसमें भी बिजनेस है, व्यापार है। व्यापार पैसे से होता है, और पैसे के लिए फूट डालो, राज करो, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाओ। आज हर दूसरा आदमी बीबीसी को गूगल करके ढूंढ रहा है कि क्या चल रहा है। देखिए, मैं फिर से आपसे कहूंगा, मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था, इस आधार पर कतई चर्चा ना करें, इस आधार पर कतई ना सोचे कि किसने क्या कहा, क्या कह सकते। हमारे देश का मुद्दा है, हम निपट लेंगे, हमारी कानून व्यवस्था निपट लेगी, लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे, सब निपट लेंगे। तुम पंच मत बनो भाई, तुमने पंच बन के ना पहले भी हमारे देश में खूब फूट डालो और राज करो। साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा की गई ये पूरी मेहनत